ओके दोस्तों, स्टार्ट करें। यस, नाउ कहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था? हमने टास्क एंड इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया। नाउ विल कम टू व्हाट? डेटा मॉडल। ओके, नाउ डेटा मॉडल क्या बोलते हैं आगे अपन समझ लेते हैं कि डेटा मॉडल चार तरीके से यहाँ पे हमने बताए थे। और डेटा मॉडल का हमने मतलब बताया था आपको कि दो चीज़ें, हाउ टू स्टोर द डेटा एंड हाउ टू एक्सेस द डेटा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल यही बोलूंगा कि जिस तरीके से आप डेटा स्टोर करो उसी तरीके से आप डेटा एक्सेस करोगे। एग्जांपल, आपने अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया है, राइट, असेंडिंग ऑर्डर मैंने बोला A to Z, तो A B C D इस तरीके सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो रहा है, तो जिस तरीके से डेटा स्टोर हुआ है उसी तरीके से आप डेटा को क्या करोगे? एक्सेस करोगे। यहाँ पे आप देखो, अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर मैंने दे दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर डेटा स्टोर है तो आप एक्सेस भी इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही करोगे। अगर ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है तो आप इस डेटा को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही एक्सेस करोगे। तो जिस तरीके से डेटा यहाँ पे रखा हुआ है हम उसी तरीके से डेटा को एक्सेस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। ना अब ये बात आता है दोस्तों, चार तरीके के हमारे डेटा मॉडल होते हैं और मैंने यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि नीड के हिसाब से हमें डेटा मॉडल बनाना है। तो डेटा मॉडल पहले से हमें दिमाग में फिट करके नहीं रखना दोस्तों, सबसे पहले अपने को नीड समझना है एंड नीड के बेसिस पे इन चार में से कोई भी एक डेटा मॉडल हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चारों ये जो डेटा मॉडल है ये क्या बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आइए। नाउ सबसे पहला आता है दोस्तों हमारे पास हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। नो व्हाट डू यू मीन बाय हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेटाबेस स्टोर करना है तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर बोला कि अगर आप देखो जो आपका डेटा होता है, एग्जांपल मैंने बोला फोल्डर, मैं क्या बोल रहा हूँ? फोल्डर। ना इस फोल्डर के केस में आप देखो क्या कैसे दिख रहा है, ये बहुत सारे फोल्डर्स रखे हुए हैं, ये यहाँ पे इतने सारे फोल्डर्स हैं ना। अब मुझे अगर डेटा एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। अब इस फोल्डर के अंदर मेरे को बताओ कितने सारे डेटा है? बहुत सारे डेटा है। मतलब एक फोल्डर कितने सारे डेटा फोल्डर या फाइल से इंटरेक्ट कर रहा है? बहुत सारे। तो इस फोल्डर के अंदर सपोज मान लो ये वाला फोल्डर है हमारे पास, कौन सा? EIS SM वर्ड में 2020, राइट। तो ये जो फोल्डर है कितने फोल्डर या फाइल से लिंक है? बहुत सारे फोल्डर से भी लिंक है और बहुत सारे फाइल से भी लिंक है। तो इसको मैं बोलूंगा दोस्तों, दिस वन फोल्डर इज लिंक्ड विद मेनी फोल्डर्स एंड फाइल्स, राइट। तो एज अ रिजल्ट जब मैंने इस फोल्डर को बाकी सारे फोल्डर से वन टू मैनी रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर दिया तो अपने को जो अब डेटा दिखेगा, जो अपन डेटा एक्सेस कर सकते हैं या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक फोल्डर के अंदर अपन बहुत सारे फोल्डर्स या फाइल को स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मैंने रिलेशनशिप दिया होता ओनली 1 to 1, राइट, तो इस रिलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि एक फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फोल्डर ही स्टोर हो सकता है या एक फाइल ही स्टोर हो सकती है, राइट। और इस केस में पूरा सिस्टम अपना बर्बाद हो जाता। तो अपन यहाँ पे जो था 1 to 1 रिलेशन नहीं दिया, अपन ने क्या दिया? 1 to many, सो दैट वी कैन स्टोर मल्टीपल फोल्डर्स एंड फाइल अंडर वन फोल्डर सिस्टम। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। नाउ इस स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होता है कि देयर हैज टू बी अ मेन फोल्डर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? देयर इज अ मेन फोल्डर। ओके, यहां पे मेन फोल्डर होता है एंड इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। तो से सपोज मान लो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का बनाया तो एक ऑर्गेनाइजेशन का फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर इन्वेंटरी फोल्डर आ गया, मार्केटिंग फोल्डर आ गया, लीगल फोल्डर आ गया, ह्यूमन रिसोर्स फोल्डर आ गया। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो एक हमने ये बना दिया कि EIS SM वर्ड में 2020, देन उसका EIS SM के लिए अलग नोट है, EIS SM क्रैश बैच अलग है, देन ICI का मॉड्यूल अलग। मतलब मैंने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हमने स्टोर कर दिए, राइट। तो यहाँ पर मैं सकता हूं कि एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर आ सकते हैं, बट दिस बिकम्स कॉल्ड एज व्हाट? दिस फोल्डर इज कॉल्ड एज व्हाट? रूट रिकॉर्ड बोलते हैं। रूट रिकॉर्ड और रूट फोल्डर आप बोल सकते हो इसको। मतलब जैसे आपने पेड़ देखा होगा, उसकी जड़ एक होती है बट ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं एंड देन ब्रांचेस के ब्रांचेस होते हैं, इसके भी ब्रांचेस होंगे, इसके भी ब्रांचेस होंगे, इसके भी ब्रांचेस होंगे, राइट। यस, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ट्री। तो यहाँ पे एक रूट रिकॉर्ड होता है, तो सेम वे यहाँ पे भी एक रूट रिकॉर्ड होता है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। मतलब इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं। क्या इस इन्वेंट्री के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो से सपोज मान लो मैंने इन्वेंट्री दिया तो इन्वेंट्री के अंदर एक टूल्स फोल्डर आता है। तो मैं चेक करना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ये जानना चाहता हूँ तो इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया टूल्स,
एक फोल्डर बनाया मैंने पर्सनल। अब मैंने यहाँ पे टूल्स में बहुत सारे फाइल्स, आगे बात समझ रहे हो, बहुत सारे फाइल्स मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दी। तो टूल्स में यहाँ पे मैंने बहुत सारे मशीन टूल्स मेंटेन कर दिया। ओके, देन इसके बाद मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4, मशीन नंबर 5, ऐसे बहुत सारे हो गए। पर्सनल में पर्सनल 1, पर्सनल 2, ओके, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, ऐसे बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे स्टोर थे, राइट। सेम वे मार्केटिंग फोल्डर के अंदर हमने बहुत सारे फोल्डर लगा दिए, लीगल फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर लगा दिए, और टूल्स ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर लगा दिए। अब यहाँ पे भी मशीन बहुत सारी होंगी, आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे भी पर्सनल बहुत सारे होंगे, बिल्कुल। नाउ अब मुझे ये देखना है, ध्यान से समझना, अगर ये वाला मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, कौन सा स्ट्रक्चर? हिरार्किकल स्ट्रक्चर। तो ये बताओ जरा, मैंने दो चीजें बोली थी, हाउ टू स्टोर द डेटा एंड हाउ टू एक्सेस द डेटा। तो यहां पे स्टोर करने का तरीका समझ में आ गया। क्या समझ में आया दोस्तों? फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल। दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन स्टोर द डेटा। और अगर आप देखो तो इस कंप्यूटर में मेरे जितनी भी फाइल, जितने भी फोल्डर्स है, वो इसी तरीके से स्टोर हो रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये दिस पीसी बनाया, राइट। यहाँ पे आपको कोई फोल्डर फाइल नहीं दिखेगा, बट जब मैं अब मैं किस में जाऊंगा? सबसे पहले मैं जी में जाऊंगा। तो जी के अंदर गया तो मुझे ये दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है कि जी के अंदर कौन कौन से फोल्डर, कौन कौन से फाइल्स है। तो जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे दिख जाता है कि भाई जी के अंदर इतना इतना है। ओके, नाउ अब मैं बोलता हूं EISSM वर्ड में 2020 के अंदर कितना डेटा है? ये बोला इतना है। फिर मैंने बोला EISSM में कितना डेटा है? बोले इतना है। ओके, देन मैंने कहा यहाँ पे PDF मेरे को देखना है, तो इसने बोला PDF में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। फिर मैंने बोला EIS की रेगुलर बुक दिखाओ, तो इसने EIS के रेगुलर बुक दिखा। मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों? इस स्ट्रक्चर में मैं डेटा को कैसे स्टोर कर रहा हूँ? फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर, फिर उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे। तो इस तरीके से आप जितना अंदर जाना चाहो उतना अंदर आप जा सकते हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दोस्तों हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर याद करना है तो मैंने क्या बोल दिया दोस्तों? यहां पे फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर कॉन्सेप्ट, राइट। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्या बना रहे हैं? हिरार्किकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो पहले मैंने बोला माई कंप्यूटर में जाओ, माई कंप्यूटर से जी पे जाओ, तो ABCD बहुत सारा रखा हुआ था। मैंने बोला जी पे जाओ, जी पे आप EISSM पे जाओ, या तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कौन सा जो डेटा है किस फाइल के अंदर रखा हुआ है। बट इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों? अब ध्यान से समझना। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? रूट रिकॉर्ड। मतलब इसके ऊपर अब कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं पूछता हूं इस रिकॉर्ड का रिलेशन कितने लोगों के साथ है? बताओ। क्या ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन टूल के साथ है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों? इन्वेंटरी के साथ है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब ये बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने फोल्डर है? 4 फोल्डर है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन वाले फोल्डर का जो रिलेशनशिप है बाकी सारे फोल्डर के साथ वो कैसा है दोस्तों? ये 1 फोल्डर और ये मेनी। आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये पूरा जो है ये मेनी में आ जाएगा। तो यहां पे जो रिलेशन बनेगा दैट इज 1 to मेनी बनेगा। अच्छा, 1 to 1 होता है तो क्या होता है दोस्तों? 1 to 1 में क्या होता है? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही फोल्डर होता था, एक से ज्यादा फोल्डर नहीं होता। तो अगर सिर्फ इन्वेंट्री बस होता तो मैं 1 to 1 कर देता, बट उसके साथ क्या है? मार्केटिंग भी है। तो अगर आप इसको 1 to मेनी कर दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर आ जाएगा। ओके, इस केस में ये जो रूट रिकॉर्ड था, ध्यान से समझना दोस्तों, दिस बिकम्स व्हाट? पेरेंट रिकॉर्ड। okay, and this is called as what? Child record. Get it? And when this child becomes father, because इसके अंदर भी अब 2 रिकॉर्ड आ गए। यस, तो ये क्या बन गया दोस्तों? चाइल्ड रिकॉर्ड। और ये क्या बन जाएगा? अब जो पहले चाइल्ड था वो क्या बन जाएगा? पेरेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। एंड जैसे इन्वेंट्री पेरेंट बनेगा, रूट रिकॉर्ड क्या बन जाएगा? ग्रैंड पेरेंट रिकॉर्ड। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो अब अगर रिलेशन मुझे बनाना है एक फाइल का दूसरे फाइल के साथ, एक फोल्डर का दूसरे फोल्डर के साथ, तो कैसे बनेगा दोस्तों? अगर हिरार्किकल स्ट्रक्चर है तो मैं पूछ सकता हूं क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फोल्डर आ सकता है? आ सकता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फोल्डर आ सकते हैं? यस, बहुत सारे फोल्डर आ सकते हैं। तो यहां पर रिलेशन क्या बनेगा? 1 to मेनी बनेगा। और बहुत अगर लाजिम सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, एक पेरेंट को
अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट रिकॉर्ड है, राइट, मैंने उसको पेरेंट रिकॉर्ड बनाया, तो मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन अब आप पापा बन गए हो, मुबारक हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला थैंक यू सर। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन से पूछा, मैंने कहा सर मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ हाँ प्लीज पूछिए। सर मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? मैंने क्या पूछा ऑर्गेनाइजेशन से, सर आप कितने बच्चों के बाप हो? मैंने बोला सर आपके कितने बच्चे हैं? उसने बोला मेरे 4 बच्चे हैं। कौन कौन से? इन्वेंट्री, मार्केटिंग, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ये 4 बच्चे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर के अंदर है। बोले बहुत बढ़िया सर, मुबारक हो, क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, क्या तरक्की है, एकदम आनंद आ गया साहब। बोला बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा सर मैंने आपसे तो पूछ लिया आपके कितने बच्चे, क्या इन्वेंट्री से भी जाके ये क्वेश्चन करूं क्या? जैसे मैंने बताया था कि आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन कर सकते हो भाई कि एक कस्टमर कितनी कार परचेज कर सकता है, एक कार कितनी कस्टमर को जाएगी। तो उसी तरीके से मैंने पूछा ऑर्गेनाइजेशन बताओ तुम्हारे अंदर कितने डिपार्टमेंट? ऑर्गेनाइजेशन बताएगा मेरे 4 डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो 4 डिपार्टमेंट मेरे क्या है? बच्चे हैं। तो पापा से आप पूछ सकते हो कि कितने बच्चे हैं, बट अब इसने ये भावुक हो गया और ये इन्वेंट्री के पास गया। इन्वेंट्री से पूछता है बताओ तुम्हारे कितने पापा हैं? बोले इन्वेंट्री बोला अरे नालायक कैसी बात करते हो, पापा तो एक ही होते हैं। क्या बोला इसने? पापा तो एक ही होते, पापा बहुत सारे नहीं होते। आप पापा से, तो बोले यार मैं तो पापा से पूछा तो पापा ने तो बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि मेरे बहुत सारे पापा है? बोले नहीं साहब, हिरार्की में ऐसा नहीं होता। हिरार्की में क्या होता है? एक बच्चे का एक ही पापा होता है। एक बच्चा 2 पापा के बीच में नहीं रह सकता। मतलब एक जो इन्वेंट्री का फाइल है वो 2 फोल्डर के अंदर नहीं रह सकता। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो ये इन्वेंट्री जो फोल्डर है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दिखेगा, बाकी किसी और फोल्डर में नहीं दिख सकता। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस, पक्की बात है 100%। ये तो अब इस केस में क्या मैं इन्वेंट्री से पूछ सकता हूं कि तुम्हारे कितने बच्चे? हाँ, तुम इन्वेंट्री से पूछ सकते कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, बट तुम इन्वेंट्री से ये नहीं पूछ सकते कि तुम कितने रिकॉर्ड के अंदर हो, तुम कितने डेटा के अंदर हो, तुम कितने फोल्डर के अंदर हो, नहीं पूछा जा सकता। मतलब इस स्ट्रक्चर में जो 2 फाइल के बीच का रिलेशनशिप है दोस्तों वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्ट्रक्चर में है। 2 फोल्डर के बीच में जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का है, जहां पे आप पापा से पूछ सकते हो कि बता तेरे अंदर कितने फोल्डर है, कितने बच्चे हैं तेरे, बट किसी एक फोल्डर से नहीं पूछ सकते कि तुम कितने फोल्डर के अंदर रखे हुए हो। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रिलेशनशिप दिया गया है दोस्तों ध्यान से देखना, वर्टिकल रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? वर्टिकल। कभी भी हॉरिजॉन्टल रिलेशन नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग के साथ रहेगा, मार्केटिंग का टूल पर्सनल के साथ रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का लीगल के साथ रहेगा, लीगल का पर्सनल के साथ रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स के साथ है, ह्यूमन रिसोर्स का दोस्तों टूल्स एंड पर्सनल के साथ है। मतलब यहाँ पे कभी भी रिलेशनशिप इन्वेंट्री और मार्केटिंग के बीच में नहीं है, इन्वेंट्री लीगल के बीच में। तो जब सिमिलर लेवल पे जो 2 फोल्डर्स है उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो उसके अंदर जो फोल्डर है वो कभी भी 2 पेरेंट के बीच में नहीं रह सकते। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? बोलो जरा फटाफट से यस। तो अगर मैंने यहां पे बताया, देखो यहां पे बहुत सारे फोल्डर है दोस्तों। अब यहाँ पे फोल्डर है EIS रेगुलर बुक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, EIS बर्ड्स आई व्यू सैम। तो यहाँ पे जितने भी इसके अंदर डेटा होंगे दोस्तों ये कभी भी 2 फोल्डर के अंदर नहीं होंगे। तो जो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है वो डेटा कभी भी यहाँ पे नहीं रखा होगा। तो हर एक फोल्डर में अलग अलग डेटा है, चूंकि ये दोनों फोल्डर सेम लेवल पे रखे हुए हैं और एक दूसरे का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा दैट इज पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप बनेगा, जहां पे एक पेरेंट का एक बच्चा हो सकता है, एक पेरेंट के कई सारे भी बच्चे हो सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस। एक पेरेंट के एक बच्चा हो सकता है, एक पेरेंट के कई सारे बच्चे हो सकते हैं। मतलब एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर हो सकता है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 to many हो सकता है। आया बात समझ में? यस। तो 1 parent has 1 child, 1 parent has many children, राइट। बट आप कभी उल्टा नहीं पूछ सकते, ध्यान से समझना। यहां पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पे जो आप रिलेशनशिप बना रहे हो हमेशा ध्यान रखना आप कि यहां पे जो रिलेशन बन रहा है वो पेरेंट टू चाइल्ड है। मतलब
आप कभी भी रिलेशन चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपने पूछा पेरेंट से चाइल्ड पे जा रहे हो तो आप पेरेंट से ही पूछोगे कि चाइल्ड कितने, आप चाइल्ड से पेरेंट नहीं पूछ सकते। तो मैं देखो बताता हूं, अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड हो तो मैं वन पेरेंट हैज वन चाइल्ड बोल सकता हूं, यस, एंड वन पेरेंट हैज मेनी चाइल्ड बोल सकता हूं। बट अगर आप उल्टा कर दोगे, चाइल्ड टू पेरेंट कर दोगे तो वन चाइल्ड हैज मेनी पेरेंट हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे तो फ्रॉम एंड टू को आप अपने दिमाग में रखोगे और उसको आप कभी चेंज नहीं करोगे। तो अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड पूछ रहे हो तो हमेशा आप पेरेंट टू चाइल्ड ही रिलेशन पूछना, चाइल्ड टू पेरेंट आपको नहीं पूछना। सेम लेवल पे एग्जांपल देता हूं, दैट इज प्रोफेसर टू स्टूडेंट। तो मैंने पूछा एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, तो मतलब ये क्या हो गया, वन प्रोफेसर कैन टीच वन स्टूडेंट, दैट इज वन टू वन रिलेशन। वन टू वन मतलब क्या हो गया, फ्रॉम प्रोफेसर टू स्टूडेंट, ना कि फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेसर। क्लियर। फिर मैंने बोला क्या वन टू मेनी भी हो सकता है, तो मैंने वन टू मेनी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वन प्रोफेसर कैन टीच मेनी स्टूडेंट्स, यस, वन प्रोफेसर कैन टीच मेनी स्टूडेंट, तो यहाँ पे वन टू मेनी है। ओके, अब मैं पूछता हूं मेनी टू वन का मतलब क्या होगा। मेनी टू वन का मतलब हो जाएगा मेनी प्रोफेसर। ध्यान से समझना, प्रोफेसर चेंज नहीं हो रहा है, फ्रॉम टू स्टूडेंट है, तो फ्रॉम प्रोफेसर टू स्टूडेंट। तो जब मैं मेनी टू वन बोलूंगा तो उल्टा मत बोल देना मेनी स्टूडेंट हैज वन प्रोफेसर, नो, इसका मतलब है मेनी प्रोफेसर वन स्टूडेंट। आ रहा है बात समझ में, यस। पेरेंट टू चाइल्ड जो रिलेशन बना, ये कभी भी उल्टा नहीं पूछा जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं पूछा जाएगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, यस। तो यहां पे जो रिलेशनशिप बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेनी टू वन, जो बना दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉम मेनी प्रोफेसर हैज वन स्टूडेंट। बोलो जरा फट से, क्या कई सारे प्रोफेसर मिलके एक स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यस। तो अगर इस केस में ध्यान से समझना, पेरेंट चाइल्ड में वन टू वन भी हो सकता है, वन टू वन भी हो सकता है। तो प्रोफेसर टू अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, चाइल्ड में मैंने किसको रखा है, स्टूडेंट को, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो मैंने बोला वन प्रोफेसर हैज वन स्टूडेंट, क्लियर है। क्या वन प्रोफेसर हैज मेनी स्टूडेंट, यस। और मेनी टू वन का मतलब क्या हो जाएगा, मेनी प्रोफेसर हैज वन स्टूडेंट, यस, बिल्कुल हो सकता है। कई सारे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है एक स्टूडेंट के पास, तो वो एक स्टूडेंट कई सारे प्रोफेसर से अपना सीए इंटर का कोर्स कर रहा है, तो मेनी टू वन भी यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो ध्यान से समझना, वन टू मेनी भी पॉसिबल है, मेनी टू वन भी पॉसिबल है। मतलब क्या मैं क्रक्स में बोल सकता हूं कि मल्टीपल प्रोफेसर्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, एंड टीचिंग व्हाट, मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो ये वन टू मेनी, अगर आप फॉर्मूला भी लगा के देखो तो वन टू मेनी, क्या मैंने बोला यहां पे, वन टू मेनी यस, यस, वन टू मेनी प्लस मेनी टू वन। क्या मैंने बोला, वन टू मेनी प्लस मेनी टू वन, मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर मैं प्लस करूं मेनी टू वन तो क्या बन गया दोस्तों, मेनी टू मेनी बन जाता है। आ रहा है बात समझ। और अगर सिर्फ वन टू मेनी है, मेनी टू वन नहीं है, तो मैक्सिमम रिलेशन क्या बनेगा, वन टू मेनी बनेगा। एग्जांपल मैंने दिया था, क्या बोला था, वन टू मेनी के केस में क्या बोला था, वन टू मेनी के केस में आपको कार और कस्टमर का एग्जांपल दिया था, यस और नो, यस। और मैंने क्या बोला था, क्या मेनी कार एक कस्टमर के पास जाएगी, मेनी कार एक कस्टमर के पास जाएगी, यस। तो उस केस में क्या था, मेनी टू वन था, वन टू मेनी नहीं था, तो मेनी टू मेनी कभी भी नहीं होगा रिलेशन। क्लियर है या नहीं क्लियर, यस। मतलब एक कार एक कस्टमर के पास जा सकती है, मल्टीपल कार एक कस्टमर के पास जा सकती है, बट उस केस में एक कार मल्टीपल कस्टमर के पास नहीं जा सकती थी। तो चूंकि वहां पे वन टू मेनी नहीं था, इसलिए मेनी टू मेनी भी वहां पे नहीं रहेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, पक्का, यस। तो चलो आज हम देखते हैं हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें डेटाबेस आपको कैसा दिखेगा, नाउ सी। ये रहा, पहला आता है हियर रिकॉर्ड्स आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ हिरार्की ऑफ रिलेशनशिप। यहां पे क्या बोल रहे हैं, हिरार्की ऑफ रिलेशनशिप। यहां पे जो डेटा स्टोर होगा दोस्तों, यहां पे जो डेटा स्टोर होगा वो कैसे होगा, हिरार्की टू हिरार्की बेसिस में। मतलब ये एक डेटा है, फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर होंगे, फिर इस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं, फिर इसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं, इसके मतलब आप वर्टिकली जितना चाहना चाहो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में,
यस कम ऑन, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड स्टोर होता है दोस्तों वो कैसे होता है, हिरार्की ऑफ रिलेशनशिप होता है, दैट इज वर्टिकल रिलेशंस होते हैं वहां पे। इट अरेंज लॉजिकली इन एन इन्वर्टेड ट्री पैटर्न। तो अगर आप ट्री देखोगे, ट्री पैटर्न में क्या होता है, रूट नीचे होता है एंड ब्रांचेस ऊपर होते हैं। ये उल्टा पेड़ है, रूट ऊपर होता है, ब्रांचेस नीचे होते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे रूट ऊपर है, ब्रांचेस नीचे है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड ट्री पैटर्न बोला जाता है। ओके नाउ यहाँ पे क्या बोलता है, रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कम ऑन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन विच parent record hold various child records but no child record is available in more than one parent। तो एक रिकॉर्ड एक ही फोल्डर में दिखेगा, बहुत सारे फोल्डर में नहीं दिखेगा। hence it forms one to one and one to many relationships only। तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 to 1 बन सकता है एंड 1 to many बन सकता है, many to 1 भी नहीं बनेगा एंड many to many नहीं बनेगा। क्यों, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर मैं बोलता हूँ फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड है, तो आप बोल सकते हो वन पेरेंट के पास एक चाइल्ड हो सकता है, एक बाप के पास कई सारे बच्चे हो सकते हैं। बट आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कई सारे पापा का एक बच्चा है, बहुत ही लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है पूरा। आप बहुत सारे पापा के पास एक बच्चा, भाई साहब एब्सर्ड क्वेश्चन है। और क्या आप ये बोल सकते हो कई सारे पापा के कई सारे बच्चे हैं, नहीं बाबा, ABCD पापा है, ओके, और ये छोटा छोटू ABCD है, ओके। तो बोलेगा ए का बच्चा ए है, बी का भी बच्चा ए है, सी का भी बच्चा ए है, डी का भी बच्चा ए है, ए का भी बच्चा बी है, बी का भी बच्चा नहीं साहब, ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कितने रिलेशन बन सकते हैं, मैक्सिमम 1 to 1 बन सकता है, 1 to मेनी बन सकता है। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ अब यहां पे ये जो बोलता है ऑल रिकॉर्ड्स इन हिरार्की, हिरार्की मतलब ये वर्टिकल, ओके, यस, ये वर्टिकल हो गया। नाउ क्या बोल रहा है, ऑल रिकॉर्ड्स इन हिरार्की आर कॉल्ड एज व्हाट, नोड्स। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नोड्स, सॉरी ये भी आ जाएगा यहाँ पे, यस, मतलब ये एक रूट रिकॉर्ड से जितने लोग चल रहे हैं, आ रहा है बात समझ, ये जो बनेगा ये अपना दूसरा बनाएगा, आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये दूसरा नोड बनेगा, तीसरा होगा तो ये अपना तीसरा नोड बनाएगा। आप जहां जहां जाना चाहो आप जा सकते हो, जितने बच्चे आपको पैदा करने हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकल जो रहेगा, ध्यान से समझ में आ गया? तो ऑल रिकॉर्ड्स इन हिरार्की आर कॉल्ड एज नोड्स, ईच नोड इज रिलेटेड टू द अदर्स इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो आप देख लो यहाँ पे कभी भी रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है दोस्तों, कभी भी जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में नहीं रहा। आ रहा है बात समझ? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हुआ। क्या इनके बीच में रहा? यस। इसके बीच में रहा? यस। इसके बीच में रहा? यस। इसके बीच में रहा? यस। बट दो नोड्स के बीच में कभी भी रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? यस। तो हिरार्की बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं क्लियर करता हूँ। हिरार्की मतलब हियर द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन हिरार्की टू हिरार्की बेसिस। यहाँ पे ये उल्टा पेड़ होता है। तीसरा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रोवाइड होता है, जहाँ पे 1 to 1 1 to many रिलेशनशिप बनते हैं। टॉप मोस्ट रिकॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं? रूट रिकॉर्ड बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो नोट्स रिकॉर्ड विद इन द हिरार्की एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नोड बोला। मतलब रिकॉर्ड्स विद इन द हिरार्की आर called as what? Nodes, and they are forming structure in the form of parent child relationship। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ ये जो सारे फीचर्स है, कौन से सारे फीचर्स? हिरार्की वाले दोस्तों। हिरार्की का जो सारा फीचर है वो आपका किसमें आता है? यस। ये जो हिरार्की का फीचर्स है, ये पूरा फीचर आपका नेटवर्किंग में भी मिलेगा ना। नेटवर्किंग ये रहा आपका नेटवर्क मॉडल। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क मॉडल देखोगे, ओके, सो नेटवर्क मॉडल देखोगे तो नेटवर्क मॉडल आ जाओ हम दिखाते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे ये ICI है। अब ICI का मान लो डेटाबेस बना, ICI इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ICI का डेटाबेस बनाना है और ICI के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं क्लियर करने के लिए। तो इनने 3 फोल्डर बना दिया, एक CPD का फोल्डर, IPCC का फोल्डर, फाइनल का फोल्डर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों तो ये बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देखो किधर गया? यस,
ये देखिए, ओके, नाउ सी, यस, यहाँ पे गूगल डालता हूँ मैं, ओके, ओके, कम ऑन मैन, कम फास्ट। ये आ ही नहीं रहा है, आएगा आएगा, रुको रुको, ये आया, यस, ये आया हमारा। अब आएंगे तो इकट्ठे ही आते हैं, दोनों तीनों, ओके, तो कोई बात नहीं, हाँ आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, ओके। नाउ सी, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, ICAI डॉट यस, ICAI.org, ओके। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे, अपन वेबसाइट पे जाते हैं, नाउ यस, अब ये देखो, स्टूडेंट्स फोल्डर में आप जाओ, और स्टूडेंट्स फोल्डर के BOS नॉलेज पोर्टल में अगर आप जाते हो, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये अगर आप यहाँ पे क्लिक कर तो BOS नॉलेज पोर्टल ना, ये एक फोल्डर है, राइट। अब व्हेन आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं। तो अब बताओ, ये जो फाउंडेशन का डेटा है, क्या आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट का डेटा फाइनल में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये किस फॉर्म में बनाया गया? हिरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया गया है। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? यस। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से समझना अब अच्छे से, ओके। अगर मैं ICAI को बोलता हूं कि बाबा आपके पास डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम होगा जो स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करता हो। अभी तो उसने सिलेबस का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ, बट ICAI ने एक ऐसा अपना वेबसाइट बनाया हुआ है खुद के पर्पस के लिए। ये स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, राइट, वो उनके मेंबर्स को ही मिलता है जो उसके लेवल पे वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, राइट, जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, उनके पास वो वाला सिस्टम होता है ना। इसमें क्या बोलता है? CPT एंटर, अब तो एंटर हो गया, और CPT हट के फाउंडेशन हो गया, तो ये एंटर है और ये फाउंडेशन है, ठीक है ना। इस फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, इस एंटर में 2 ग्रुप थे, फाइनल में भी 2 ग्रुप थे। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे से सपोज मान लो फाउंडेशन के मैथ्स का क्या स्टूडेंट्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एंड स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया होगा तो इस मैथ्स फोल्डर में स्टूडेंट्स का नाम होगा कि कितने लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, राइट। सेम वे इकोनॉमिक्स के लिए भी स्टूडेंट का नाम होगा, अकाउंट्स के लिए भी स्टूडेंट्स का नाम होगा, एंड बिजनेस लॉ के लिए भी स्टूडेंट्स का नाम होगा। से सपोज मान लो शेखर है, तो शेखर इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, शेखर एक मैथ्स भी पढ़ रहा है, शेखर अकाउंट्स भी पढ़ रहा है, ठीक है, एंड शेखर जो है लॉ भी पढ़ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद श्याम था, श्याम मैथ्स पढ़ रहा है, इको नहीं पढ़ रहा है, अकाउंट्स भी पढ़ रहा है श्याम, एंड लॉ भी पढ़ रहा है श्याम, राइट। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब बताओ, ये जो शेखर और श्याम है, क्या सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप
इसमें भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जब ये फाउंडेशन पास होके आएगा तो कहाँ पे आएगा दोस्तों, एंटर में आएगा। तो एंटर में भी अब रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। और अब जब उसने करवाया तो उसने बोला भाई तुमको कौन सा ग्रुप देना, बोलो दोनों ग्रुप देना। तो बताओ क्या शेखर का नाम यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है, अकाउंट्स के केस में आ सकता है। श्याम का भी नाम आ सकता है, आ सकता है, जरूरी है क्या, यस जरूरी है, आएगा बिल्कुल। अब मान लो ये ग्रुप 1 पास हो गया, ओके, बट ग्रुप 2 फेल हो गया, तो अभी ग्रुप 2 में अभी उसने सपोज मान लो रजिस्टर्ड नहीं कराया था, उसने ग्रुप 1 बस का बोला हुआ था, ठीक है ना। अब क्या होएगा दोस्तों, यहाँ पे ना शेखर का नाम यहाँ पे था बट श्याम का नाम यहाँ पे नहीं था, उसने रजिस्टर चूंकि नहीं करवाया था। आ रहा है बात समझ में, यस। अच्छा, कुछ लोग हो सकते हैं जो फाउंडेशन न दे, डायरेक्ट एंटर में आ जाए, हो सकता है भाई। अगर आप आईसीआई एफिलिएटेड बॉडी के साथ, ओके, बॉडी से आप अपना ग्रेजुएशन पार्ट कंप्लीट करते हो, ऑनर्स कंप्लीट करते हो, तो वहां पे इंस्टीट्यूट आपको थोड़ी सी रियायत देती है और आप डायरेक्टली एंटर में आ सकते हो। तो अब यहाँ पे ब्रिजेश भी था, बट ब्रिजेश यहाँ पे नहीं था, ब्रिजेश यहाँ पे जो था नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्टली एंटर में आ चुका था ग्रेजुएशन के थ्रू, राइट। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, नीड के हिसाब से मेरा स्ट्रक्चर में, तो नीड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का डेटा है वो एक फोल्डर, मतलब फाउंडेशन के अंदर भी हो सकता है और इंटर के अंदर भी हो सकता है। मतलब श्याम यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। तो बताओ जरा, क्या दोनों रिकॉर्ड सेम है, यस। और क्या दोनों रिकॉर्ड इक्वल लेवल के दो फोल्डर में अवेलेबल है, यस। तो हिरार्की के केस में आपने सिर्फ वर्टिकल रिलेशंस बनाया था दोस्तों, बट नेटवर्क केस में आप वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी रिलेशन बनाते हो। और जब रिलेशन हॉरिजॉन्टली बन जाएगा, ध्यान से समझना, तो क्या अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि ये जो श्याम लड़का है, क्या इसने फाउंडेशन पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन जब मैं ये सर्च करूंगा, रेंज दूंगा, तो ये श्याम से मैं पूछ सकता हूं कि बता भाई तेरे कितने पापा हैं, मतलब इंटर में भी थे तो मान गया मैं, और मेरे को बता क्या तू फाउंडेशन में भी था। तो अब जब आप सर्च करोगे कि भाई मैं श्याम का स्टेटस देखना चाहता हूं, तो श्याम का जब स्टेटस आएगा तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं फाउंडेशन में भी था और मैं एंटर में भी हूं। आ रहा है बात समझ में। बट जब ब्रिजेश से पूछा जाएगा, क्या बोला जाएगा, ब्रिजेश से पूछा जाएगा यस, जब ब्रिजेश से पूछा जाएगा तो ब्रिजेश बोलेगा फाउंडेशन में मैं नहीं था, मैं सिर्फ किस में था दोस्तों, एंटर में था। तो ब्रिजेश के रिकॉर्ड में सिर्फ एंटर दिखेगा, बट श्याम के रिकॉर्ड में फाउंडेशन और एंटर दोनों दिखेगा। एंड यहां पे ध्यान से समझ में आया बेटा, श्याम क्या हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, मतलब इसको मैं चाइल्ड में रख दूं, यस, और इसको मैं किस में रख दूं, पेरेंट में रख दूं। मेरी बात समझ में आ रहा है, यस। तो मतलब यहां पे क्या हो सकता है दोस्तों, आप पूछ सकते हो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट भी पूछ सकते हो कि भाई ये जो श्याम चाइल्ड है, ये पूछ रहा है कि इसके कितने पापा है, तो बता रहे इसके 2 पापा है, एक फाउंडेशन में भी है ये और ये एंटर में भी है। बट जो ब्रिजेश वाला जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एंटर में है, वो फाउंडेशन में नहीं है। बट यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, मेरी बात ध्यान समझना, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि आप पेरेंट से चाइल्ड का पूछ सकते हो बट चाइल्ड से पेरेंट का नहीं पूछ सकते। इसलिए मैं श्याम को चाइल्ड कहना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कवर करूंगा, क्योंकि एक एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और एक एम्प्लॉय के कई सारे एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। मतलब 1 to 1, 1 to many, ये तो पहले से ही चल रहा था वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल आने से क्या हो गया कि ये जो श्याम था ये 2 पापा के बीच में रहने लगा। मतलब अभी भी मैं ऊपर से नीचे पूछूंगा तो मैं बोलूंगा मेनी टू 1 रिलेशन। मतलब सीपीटी एंड एंटर, फाउंडेशन एंड एंटर दोनों अप्लाई हो रहा है किसको, श्याम को। मतलब मेनी टू 1 भी आ गया। एंड एज इट इज 1 to many प्लस मेनी टू 1 बिकम्स व्हाट, मेनी टू मेनी रिलेशन। मतलब इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, कई सारे सब्जेक्ट कई सारे स्टूडेंट्स को ऑफर हो सकते हैं। मतलब मैथ्स इकोनॉमिक्स श्याम को भी ऑफर हो सकता है, मैथ्स इकोनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस लॉ ग्रुप 1 के सारी चीजें ब्रिजेश को भी अप्लाई हो सकती है। आ रहा है बात समझ में, यस। एंड मैथ्स जो है वो ब्रिजेश और श्याम को दोनों का अप्लाई हो सकता है। मतलब 1 to many भी हो सकता है, many to 1 भी हो सकता है। क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, यस। तो 1 to many का एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों, जल्दी बोलो फट से। जो मैथ्स था वो श्याम एंड ब्रिजेश
दोनों के केस में था। अगर मैं बात कर रहा हूं किसका, सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, सब्जेक्ट टू स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो ठीक है। एंड वन टू मेनी, एंड मेनी टू वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेनी टू वन में हो जाएगा मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, राइट। मेनी टू वन, वन में क्या हो गया दोस्तों, श्याम, राइट। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि कई सारे सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के लिए एंड कई सारे स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के लिए, दोनों बने। तो अल्टीमेटली यहां पे जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों, मेनी टू मेनी बन रहा है। तो हाउ दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर डेटाबेस इज डिफर फ्रॉम हिरार्किकल स्ट्रक्चर डेटाबेस, एक ही चीज है दोस्तों, डिफरेंस कुछ नहीं है। यहां पे जितना भी हिरार्की के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स नेटवर्क में अवेलेबल रहेंगे, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी बनना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशन जो है वो भी पिक्चर में आ जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट, ये देखिए यहां पे, यस, इट इज एन, कम ऑन, क्या लिखा है दोस्तों, इट इज एन एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, है ना। तो एक्सटेंशन एक्सपेंशन क्यों लिख दिया, क्योंकि हिरार्की का तो पूरा सारी चीजें यहां पे कवर है, बट इसके पास वो सारी चीजें जो हिरार्किकल के पास नहीं है। ओके, इट इज अ वेरिएशन ऑन द हिरार्किकल मॉडल टू द एक्सटेंट दैट इट इज बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कम ऑन, मल्टीपल ब्रांचेस इमिनेटिंग फ्रॉम वन और मोर नोड्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है वो कई सारे ब्रांचेस से आ रहा है, बात समझ। तो यहाँ पे श्याम था और यहाँ पे फाउंडेशन था और यहाँ पे एंटर था। क्लियर है या नहीं क्लियर, यस। तो हिरार्किकल मॉडल टू द एक्सटेंट दैट इज बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस। ओके, हिरार्की में कैसा होता था, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा, मतलब वन टू वन, वन टू मेनी था, बट इस केस में क्या है, मेनी टू वन भी है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, यस। ओके, तो अब ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर व्यूज ऑल रिकॉर्ड्स इन अ सेट्स। ऑल रिकॉर्ड्स इन अ सेट्स का मतलब क्या हो गया, नाउ अब आप नोड में नहीं देखोगे, हिरार्की में नोड चलता है, बट यहां पे अब पूरा सेट चलेगा दोस्तों। यहां पे क्या चलेगा, पूरा सेट चलेगा, ये यहां से यहां तक। मतलब अब आप पूछ सकते हैं श्याम क्या फाउंडेशन में भी है, एंटर में भी है, फाइनल में भी है, यस, श्याम फाइनल में भी आ सकता है। तो आप ये श्याम का जो रिकॉर्ड है, रिलेवेंट रिकॉर्ड है, वो आप इन तीन ब्रांच में से कहीं पे भी देख सकते हो। मतलब ये क्या बोल रहा है, व्यूज ऑल रिकॉर्ड्स इन सेट्स। ओके, ईच सेट इज कंपोज्ड ऑफ अ ओनर एंड मेंबर रिकॉर्ड, इसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिकॉर्ड। तो वन टू मेनी के लिए क्या था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था, बट मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी के लिए क्या है, ओनर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो दिस इज एनालॉगस टू द हिरार्कीज पेरेंट चाइल्ड, ऑब्वियसली पेरेंट चाइल्ड है, हेंस इट प्रोवाइड्स व्हाट, वन टू मेनी रिलेशन, वन टू मेनी रिलेशनशिप, बट इट ऑल्सो परमिट्स रिकॉर्ड टू बी मेंबर ऑफ मोर देन वन सेट एट अ टाइम। मतलब ये क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ मोर देन वन सेट एट अ टाइम। तो ये मेंबर है, तो ये दो सेट का बन सकता है, फर्स्ट सेट एज वेल एज सेकेंड सेट। तो एक जो पर्सन है वो दो सेट का मेंबर बन सकता है, हेंस इट प्रोवाइड्स व्हाट, मेनी टू वन एज वेल एज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलता हूं, क्रक्स पॉइंट में लिखता हूं, नंबर वन क्या है, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ, ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, HSB। हिरार्किकल आप शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा लिखना, ओके, यस। दूसरा क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स द व्यूज, यस, इट प्रोवाइड्स व्यूज एज अ सेट, सिंस इट हैज parent child relationship, it provides, come on, one to one and one to many relationship। okay, and fourth point आ जाएगा, since it also provides employer employee relation, it also provides many to one and many to many relationship, yes।
तो ये 4 पॉइंट मेन इसके मिल जाएंगे आपको। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हिरार्की में क्या था, 1 to 1 रहेगा, 1 to many रहेगा। ओके, नेटवर्क में क्या हो गया, 1 to 1 भी रहेगा, 1 to many भी रहेगा, many to कम ऑन 1 भी रहेगा एंड many to। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये देख लो, यहाँ पे 3 आ गया ऊपर और नीचे भी 3 आ गया और सब सबसे कनेक्ट होंगे। आ रहा है बात समझ में? यस, सब सबसे कनेक्ट होंगे। दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो मेनी टू मेनी कोई नया नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, 1 to many एज वेल एज मेनी टू 1 रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर हूं? यस। नाउ तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बोलता है, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। ना व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर? ना यहाँ पे ये क्या बोलता है, देखना अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों टैली का। ओके, और टैली बट मैं इसको बनाऊंगा एक्सेल में। किस में बनाऊंगा दोस्तों? एक्सेल में बनाऊंगा। टैली जो है वो टैली सॉफ्टवेयर नहीं यूज करूंगा मैं, यहाँ पे एक्सेल यूज करूंगा। तो अगर मैं एक्सेल में अकाउंटिंग करता हूँ, चलो मैं टैली हटा देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ एक्सेल में अकाउंटिंग करता हूँ। अब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। यस, okay, now see, अब मैं यहाँ पे मान लो बैलेंस शीट बनाना है मुझे, ठीक है? नाउ अब मुझे बैलेंस शीट बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, आगे जर्नल एंट्रीज करूँ। तो ये मैंने J/E बनाया, ठीक है? तो J/E का फॉर्मेट क्या है दोस्तों हमारे पास, पर्टिकुलर्स, ओके, देन डेबिट क्रेडिट, देन इसके बाद अमाउंट एंड देन अमाउंट, यही है? यस, बिल्कुल। ओके, नाउ ये जो मैं कर रहा हूं काम, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फिजिकल स्कीमा। अभी जो मैं बना रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल स्कीमा बना रहा हूं। देन इसके बाद मैं दोस्तों लेजर बनाता हूं। ये भी मैं क्या कर रहा हूं, फिजिकल स्कीमा बना रहा हूं। पर्टिकुलर्स, क्या लिख के आ रहा है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पापा, अगेन पर्टिकुलर्स, पापा, अमाउंट, PA, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पापा। ओके, नो इसके बाद में क्या बनाऊं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस। ओके, तो पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, देन इसके बाद क्या बनाऊं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे मैं बनाता हूं बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझना, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आगे, इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। मैंने क्या बनाया, फिजिकल स्कीमा बनाया। ओके, नाउ सी अब क्या हो रहा है यहां पे, नाउ मैं यहां पे जर्नल एंट्रीज करता हूं। ओके, नाउ मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। से परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, 5000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000। ना ये जो मैं डेटा बना रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझना, ये ना ही हिरार्किकल है ना ही नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि यहां पे इन दोनों केस में हिरार्किकल और नेटवर्क अगर आप देखोगे तो एक ही टेबल में सारा कुछ था, फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर फोल्डर, टेबल वेबल की जरूरत ही नहीं थी। मैं एक ही जगह पे पूरा डेटा रखता था, फिर उसके अंदर रखता था, फिर उसके अंदर। बट यहाँ पे जर्नल एंट्रीज किसी के अंदर भी नहीं है, ना लेजर के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, P&L, यहाँ पे कोई भी डेटा किसी के अंदर नहीं है। मतलब ये हिरार्किकल नहीं है और ना ही ये नेटवर्क है, क्योंकि नेटवर्क में भी डेटा अंदर ही रहता था। हाँ, वहां पे रिलेशनशिप दो जगह से होता था, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। यहां तक क्लियर हो? यस।
अब यहां पे जो डेटा स्टोर हो रहा है, हाउ टू स्टोर द डेटा, यहां पे स्टोरेज का जो तरीका है, स्टोर करने का जो तरीका है, ये बहुत ही अलग है। अब देखो यहां पे पहली एंट्री होगी ना, इसके बाद चलो इसको परचेज कैश ऐसे कर दे ना। अब एक एंट्री करता हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, 10,000 या 8,000, ओके, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 8,000, ठीक है, यहां तक क्लियर हो? यस ना। अब क्या हो रहा है, अब समझना जरा अच्छे से। अब मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब बताओ क्या लेजर में फिर से लिखूं यहां पे? अब लेजर में यहां पे बना रहा हूं, से सपोज मान लो परचेज अकाउंट का, कितने लेजर बनेंगे दोस्तों? परचेज अकाउंट बनेगा, ठीक है, फिर यहां पे सेल्स अकाउंट बनेगा, बनेगा, यस, एंड देन यहां पे कैश अकाउंट बनेगा। यही आप करते हो ना, ये मैनुअली कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे सारी चीजें फिजिकल स्कीम में यहाँ पे सब कुछ हो रहा है ना। परचेज अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे अब चीजें आ फिजिकल स्कीमा हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे कैश लिखूं तो मैं क्या कर रहा हूं? डेटा डुप्लीकेशन, डेटा रिडंडेंसी आ रही। 2 बार मैंने कैश लिखा, मैंने कहा अब अगर मान लो कैश में कुछ चेंजेस हो गए तो फिर वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो हर जगह चेंज करना पड़े, बोले ऐसे नहीं, एक काम करो आप यहाँ पे प्लस करो और इसको क्लिक कर दो, ये आया। मतलब अब ये जो कैश आया, ध्यान से समझने, आपने लिखा नहीं है, ये क्या है? लॉजिकल स्कीमा है। ये जो मैं कैश लाया हूं ये लॉजिकल स्कीमा। अगर मैं इसको कैश की जगह डैश कर दूं यहां पे, तो आप देखो वहां पे भी डैश हो जाएगा, दिख रहा है क्या? यस। नाउ मैंने क्या किया, इस सेल को उस सेल से क्या कर दिया दोस्तों? लिंक कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉजिकल स्कीमा, ओके। और इसका जो अमाउंट है, ध्यान से समझना, मैंने यहां पे प्लस किया और ये 5,000 आ गया, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट, ये 5,000 ये आ गया। यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस और नो? यस। तो सॉरी, ये वाला जो परचेज है ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, तो ये परचेज अकाउंट इधर पे आएगा, आया? यस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट व्हाट? 5,000 आ गया। नाउ सेल्स अगर आप करोगे तो बताओ जरा फट से, सेल्स में कैश अकाउंट करोगे? यस, बिल्कुल कैश करोगे आप, तो यहां पे ये कैश आ जाएगा, ओके। और ये जो अमाउंट है दोस्तों, कम ऑन, कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये, ये आ गया, आ गया। एंड कैश में अगर आप करोगे, कम ऑन, कैश, यस, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे परचेज आ जाएगा, यस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये 5,000 रुपये, ओके। सेल्स कहाँ पे आएगा दोस्तों? यहाँ पे आएगा, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ये रहा सेल्स। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कैश का कितना? 8,000, ओके ना। अब क्या हो रहा है, तो बैलेंस यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? जल्दी बोलो फट से। तो बैलेंस जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 5,000, राइट। परचेज जो है बैलेंस 5,000 आएगा। यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा सेल्स का, ओके। एंड यहां पे जो बैलेंस आएगा, कम ऑन, प्लस दिस माइनस दिस, कितना आ गया बेटा? 3,000 रुपये आ गया। आया बात समझ में? यस। तो अब मैं यहां पे ट्रायल बैलेंस अगर बनाऊं तो यहां पे बनेगा परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, या इसको आप ऐसे कर दो, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ओके। ये आ गया। एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? जल्दी बोलो फट से। परचेज अकाउंट कितना है? डेबिट बैलेंस ये रहा। सेल्स अकाउंट कितना रहेगा? जल्दी बोलो फट से। क्रेडिट बैलेंस ये रहा, ओके। एंड देन कैश अकाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों? सॉरी, क्रेडिट बैलेंस है ना, यस, ये यहाँ पे आ जाएगा
ये रहा, ओके। एंड कैश जो है कितना आ जाएगा, 3000 का ये बैलेंस रहा, दिख गया, यस। तो टोटल अगर आप देखोगे तो आगे आगे टैली हो गया, यस। अब सोचो मैं इस एंट्री को यहां पे मिटा देता हूं, मिटा दूं, देखो इसका इंपैक्ट अब क्या होएगा दोस्तों। चलो इसका थोड़ा सा इंपैक्ट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दे देता हूं, फटाक से जल्दी से समझ में आ जाएगा। परचेज, चलो इतना टाइम दिया है, थोड़ा सा और दे देते हैं। परचेज कितना आ गया बेटा, 3000, 5000, ओके। सेल्स कितना आ गया, कमान कमान, सेल्स आ गया बेटा 8000, ओके। तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, जीपी, दिस माइनस दिस, 3000 आ गया, यस। एंड बैलेंस शीट ध्यान से समझना, ये जीपी यहाँ पे है तो जीपी बिकम्स व्हाट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, तो ओके कुछ नहीं था यहाँ पे, तो जीपी एज इट इज आ गया, ये जीपी और दिस वन 3000, और यहाँ पे कैश था तीसरा वाला, बिल्कुल, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। आपको एक जादू दिखाऊंगा लास्ट में भी, आप देखना, ये अगर आप करोगे, ओके, ये आ जाएगा 3000। ये टैली हो गया या नहीं हो गया, बोलो जरा फटाफट से, यस। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, ट्रायल बैलेंस भी बन गया और जनरल एंट्रीज भी बन गया। मतलब अगर मैं, ध्यान से समझना, ये मैं चारों एंट्री हटा दूं, सिर्फ 4 एंट्री हटा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, 4 डेटा हटा रहा हूं, सब हट गया या नहीं हट गया, देख लो, हट गया या नहीं हट गया, यस। यहां पे जितने भी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स एक दूसरे से क्या है, रिलेशनशिप में है। मतलब मैंने ये जो डेटा स्टोर किया है, ये ना ही हिरार्की स्ट्रक्चर बनाया, ना ही नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाया, मैंने बनाया रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। और अब मैं यहां पे एंट्री करता हूं, से सपोज मान लो दोस्तों, कुछ भी कर दो आप, एंट्री 76749 76749 आ गया ना, यहां पे कर दो आप 90,000, ओके, यहां पे भी आप कर दो 90,000। क्या टैली हो रहा है, देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, बट फिर भी सब कुछ टैली हो रहा है। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ व्हाट, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। आ रहा है बात। तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से। रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं। क्या टेबल बनाया, पहले जर्नल एंट्रीज बनाया, लेजर बनाया, सेल्स बनाया, कैश बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाया। तो चलो जल्दी जल्दी आप थ्योरी भी कंप्लीट कर लो। देखो, रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स, कम ऑन, मल्टीपल टेबल्स। क्या बोल रहा है, मल्टीपल टेबल विद एट लीस्ट सिमिलर वैल्यू। क्या सिमिलर वैल्यू थी क्या, यस बिल्कुल सिमिलर वैल्यू थी। ये परचेज यहाँ पे, परचेज यहाँ पे भी था, ये अमाउंट यहाँ पे, यहाँ पे। तो कहने का मतलब इस टेबल का ये वाला जो फील्ड था, दैट इज कॉलम, और ये वाला जो कॉलम था क्या था, सेम था। तो कम से कम दो टेबल के बीच में कम से कम एक फील्ड जो होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए, जहां पे आप डेटा को क्या कर सको, लॉजिकल स्कीमा प्रोवाइड कर सको, रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सको। क्लियर, यस। एंड दैट्स कॉल्ड वाज इंप्लाइज अ रिले। तो जब दो वैल्यू सेम होगी, दो फील्ड सेम होंगे, तो वहां पे क्या बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा, जो मैंने रिलेशनशिप दिए हैं। Here each table has a collection of records. देख लो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में कितने रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने 2 रिकॉर्ड बनाए। ट्रायल बैलेंस में कितना बनाया, 3 बनाया। आ रहा है बात समझ। बट परचेज में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही दिख रहा है, अदरवाइज आप और ट्रांजेक्शन करना चाहोगे तो और ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखने लगे। तो हर एक टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है क्या, यस। एंड ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन्स द सेम सेट ऑफ फील्ड्स। ईच रिकॉर्ड, हर एक में क्या, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, देखो सब में सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, ओके। इट अलाउज, कम ऑन, डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन मतलब फिजिकल स्कीमा, जो मैंने सबसे पहले आपको डिफाइन किया कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट, उधर एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड, तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो फिजिकल स्कीमा देना पड़ेगा। देन स्ट्रक्चर, स्टोरेज, रिट्रीवल ऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट अलाउज। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बोलता है, फिजिकल स्कीमा अलाउ करता है, स्ट्रक्चर अलाउ करेगा। स्ट्रक्चर में जैसे कैसे होना चाहिए, ABCD 1 2 3 4। अब जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, आप समझना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझो, अब ये इसका PDF EIS SM है, ओके। और मैं अब यहाँ पे फोल्डर चेंज करना चाहूँ और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन डालूँ या स्पेस डालूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सॉरी, यस,
यस, ये रहा ना। अब देखो ये अगर मैं बटन दबा रहा हूं स्लैश, ओके, अब फाइल नेम यहां पे क्या लिखा है, फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। मतलब अगर मैं यहां पे लेस देन डालूं या राइट ग्रेटर देन डालूं, राइट, या तो स्लैश डालूं, तो ये कवर अप नहीं कर रहा। मतलब इसने क्या दे दिया, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मतलब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कुछ कैरेक्टर आप वहां पे फील्ड में नहीं डाल सकते हो। जैसे आप देखो डेटाबेस में जेंडर आप लिखते थे, जेंडर में आप कुछ भी नहीं लिखते थे। मेरा जेंडर आपने बोला सर ए है, उसने बोला बी है, नहीं बाबा, जेंडर में या तो आप एम लिखोगे या तो एफ लिखोगे या तो जो भी रहता है, तीसरी कैटेगरी है तो वो भी आप डाल सकते हो, राइट। तो अगर उसमें दिया है तो ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आप अपने से कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब उसने क्या दे दी, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। डेट के केस में यू कैन नॉट एंटर द डेट मोर देन 31, यू कैन नॉट एंटर द मंथ मोर देन 12। ईयर आप कुछ भी डालो, उसके लिए कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, ये रहा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस ओवर डेटा। ये आप वहां पे टर्मिनोलॉजी में लिख लेना दोस्तों। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट। तो यहाँ पे कुछ डेटा आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ओवर सिलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर, यस। तो हर एक का स्ट्रक्चर भी आपको डिसाइड करना है। तो किसी का स्ट्रक्चर अल्फाबेट होगा, ओके, किसी का स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल होगा। अब डेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डेट का अगर स्ट्रक्चर बोलो तो दैट इज DDMMYY होता है क्या, यस। स्टोरेज अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। स्टोरेज, रिट्रीवल ऑपरेशन, रिट्रीवल में 1 इनपुट एट अ टाइम चाहिए या मल्टीपल इनपुट एट अ टाइम। क्लियर, ग्राफिकल इनपुट चाहिए या टेक्सचुअल इनपुट चाहिए। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पहले फिजिकल स्ट्रक्चरिंग करते वक्त डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो अब अमाउंट में मैं ABCD नहीं डाल सकता, आ रहा है बस डेबिट क्रेडिट, सिर्फ डेबिट क्रेडिट आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो ये सब स्ट्रक्चरिंग मुझे करनी पड़ेगी, फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यस, यहां पे जो रिलेशनशिप बन रहा है, यहां पे जो मैंने रिलेशनशिप दिया है दैट इज, ये किस फॉर्म में दे रहा हूं, देखो ये परचेज वाला जो रिलेशन है दोस्तों, ये सिर्फ यहीं पे नहीं आया, ये यहां पे भी आया है, यहां पे भी आया है, आ रहा है बस। तो एक सेल का रिलेशन मैं कई जगह पे दे रहा हूं, मतलब 1 to many भी हो सकता है, क्या 1 to 1 भी हो सकता है, यस 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो, क्या many to 1 भी हो सकता है, बिल्कुल many to 1 भी हो सकता है, ओके। देन एज अ रिजल्ट 1 to 1 एज वेल एज 1 to many, सॉरी 1 to many एज वेल एज many to 1 दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे many to many रिलेशनशिप, अब यहाँ पे many to 1 की एज सच जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला, बट अगर many to 1 की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे many to 1 भी दे सकता हूँ। अब जैसे बोलोगे सर many to 1 कैसा होता है, तो चलो मैं many to 1 आपको बता देता हूँ। अरे दिया है मैंने, दिया है, ये रहा दोस्तों बैलेंस। ये जो 13251 आया हुआ है, ये 76749 और 90,000 को मिला के आया हो। तो 90,000 और इसको जब मैंने मिक्स किया तो मुझे जाके 13251 मिला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, many to 1। आ रहा है बात, तो यस, तो कहीं पे 1 to many, कहीं पे many to 1, कहीं पे 1 to 1, कहीं पे many to many हो सकता है। यहाँ पे चारों रिलेशन आपके बनेंगे, ये रहा। It requires explicit relationship between records in the database. The relationship between records in the tables in the form of 1 to 1, 1 to many, many to 1 as well as many to many. आप ये shortcut एग्जाम में यूज नहीं करोगे, मैंने यूज किया हुआ है, because I am a chartered accountant, I can use a shortcut, but being a student you cannot use shortcuts. आपके मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। Now all relations have to adhere to some basic rule। तो आपको बट ये अगर ये बना रहे हो आप रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में हो तो बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 पहला रूल आता है, द ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम इज इमटेरियल। ओ भाई, ये वाला बोलता है डेबिट वाला अमाउंट पहले लिख दो या क्रेडिट वाला अमाउंट पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहे वैसे लिख। आप देखो एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाते हो तो पहले नेम लिखते हो, फिर एज लिखते हो, फिर जेंडर लिखते हो। तो पहले मैंने जेंडर लिख दिया, बाद में एज लिख दिया, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बोलता है ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम इज इमटेरियल। सेकेंड बोलता है देयर कैन नॉट बी एन आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स। क्या बोला मैंने? आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था दोस्तों,
स्टूडेंट के केस में मैंने क्या बोला, नाम भी सेम हो सकता है, पापा का नाम भी सेम हो सकता है, मम्मी का भी नाम सेम हो सकता है, मतलब फील्ड सेम हो सकते हैं, कॉलम सेम हो सकते हैं, बट हर एक कॉलम, ऑल कॉलम्स कैन नॉट बी सेम। ऑल कॉलम्स का मतलब ऑल कॉलम, ऑल फील्ड मिलके क्या बना रही है, एक रिकॉर्ड बना रही है। तो ये बिल्कुल वही बोल रहा है दोस्तों, रिकॉर्ड कभी भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मतलब एक पूरा सेट ऑफ कॉलम और दूसरे रिकॉर्ड का सेट ऑफ कॉलम, सारे कॉलम सेम नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट एक पेन नंबर तो चेंज हो या तो आईडी जो स्टूडेंट को दी गई है वो चेंज हो, कम से कम एक कॉलम तो भी चेंज होना चाहिए। तो फील्ड सेम हो सकते हैं, रिकॉर्ड कभी भी सेम नहीं हो सकता। ओके, एंड एज अ रिजल्ट मैं बोल सकता हूं सेकंड रूल के एज अ रिजल्ट मैं बोल सकता हूं थर्ड, ईच रिकॉर्ड विल कंटेन व्हाट, सिंगल वैल्यू। हर एक रिकॉर्ड यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। और मैंने यहां पे बताया तो 3 रूल्स कौन कौन से थे। ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम इज इमटेरियल, नंबर 2 record should not be identical, and number 3 as a result record should provide what, unique value. each record must provide what, unique value. 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं यहां पे दोस्तों, रिलेशन, एट्रीब्यूट्स एंड डोमेन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन मतलब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये रहे डोमेन, ये है डोमेन, ये है डोमेन, ये है ट्रायल बैलेंस डोमेन। डोमेन मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था सप्लायर, कार एंड कस्टमर। सप्लायर, कार एंड कस्टमर, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो, वैसे भी आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, भूलना नहीं है अपने को, फिर भी आप देख लो। यस, ये देखो यहां पे, ओ भाई, ये देखो यहां पे, यस, इसके बाद ये रहा। अगर मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये इसका थोबड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कौन था दोस्तों, सप्लायर। दिस सप्लायर शब्द फिजिकल स्कीमा इज एन ऑब्जेक्ट, दिस कार इज एन ऑब्जेक्ट, ये रहा सप्लायर कार, एंड देन कस्टमर इज एन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे बताना भाई ये सप्लायर का मतलब क्या होता है क्या चीज ये सप्लायर, ये इंसान है, जानवर है, मशीन है, क्या है? तो ये बोलता है साहब देयर हैज टू बी हिज डिटेल। जब तक ये डिटेल नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। द डिटेल इज कॉल्ड एज व्हाट, एट्रीब्यूट्स विच इज यूज्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये सप्लायर क्या है, तो अब बोला अच्छा इस सप्लायर का नाम होता है, तो नाम पूछो। फादर का, अच्छा इंसान है, फादर का नाम होता है। आईडी है, इसका एज है, जेंडर है, तो समझ में आ जाएगा साहब ये इंसान है। कार में आप नहीं पूछ सकते कि बताओ इसके पापा का नाम क्या है, आईडी क्या है, इसकी एज क्या है, जेंडर कौन सा है, हाँ नर है या मादा है, नहीं पूछ सकते साहब। इसका मॉडल नंबर हो सकता है, क्या इसका पूछोगे भाई तुम बताओ तुम्हारा मॉडल नंबर कौन सा? नहीं साहब। तो इससे एट्रीब्यूट से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। आया बात समझ में? यस। तो एट्रीब्यूट्स बोलता है द नेम्ड कॉलम्स ऑफ द रिलेशन आर कॉल्ड व्हाट, एट्रीब्यूट्स। मतलब फील्ड मतलब यहाँ पे ये जैसे मैंने जर्नल एंट्रीज दी हुई है, तो जर्नल एंट्रीज में ये डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, ये अमाउंट, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एट्रीब्यूट्स बता रही जनरल एंट्रीज है। ओके, बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा बेटा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, तो पता चल जाएगा ये क्या है, बैलेंस शीट है। सेम पे इसका भी होगा, पहला नेम फील्ड होगा, फिर फादर्स नेम कॉलम होगा, आईडी कॉलम होगा, एज कॉलम होगा, जेंडर। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एट्रीब्यूट्स बन जाएगा। एंड देन रिलेशनशिप आता है। व्हाट डू मीन बाय रिलेशनशिप? इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज द एट्रीब्यूट, सॉरी ये रहा, रिलेशन इज अ टेबल विद कॉलम्स एंड रोज। तो एक ये हमने कॉलम्स एंड रोल्स की टेबल बना दी, एंड यहाँ पे भी टेबल बना दिया, और इसको एक दूसरे से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो रिलेशनशिप को आप लिख लो, मैं बोलता हूं इट रिफर्स टू द मीन्स, इट रिफर्स टू द मीन्स टू एसोसिएट टू और मोर डोमेन, टू और मोर डोमेन। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द मीन्स मतलब थ्रू विच यू कैन कनेक्ट, यू कैन रिलेट टू ऑब्जेक्ट। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, रिलेशनशिप। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ की मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने बताया था, अब ये यहां पे आप समझो ये स्टूडेंट है, ओके। नाउ स्टूडेंट का ये सीरियल नंबर है, नाउ नेम है, ये आईडी है, ये एज है, ये फादर्स नेम है, ये मदर्स नेम है, ये सिटी है, ठीक है, ओके। ना अब यहाँ पे सपोज मान लो मोबाइल नंबर भी दे दिया,
ओके, यहाँ पे इसका आईडी भी दे दिया और यहाँ पे इसका नेम भी दे दिया, इतना सारा मैंने एट्रीब्यूट्स दे दिया इसको, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये नेम पूछता हूँ, ये आईडी हो गया इसका, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये नेम है, आईडी है, ठीक है। तो अब समझना जरा, नेम मैंने बोला यहाँ पे से सपोज अजय है, अजय है, मैंने बोला आईडी, आईडी पे नहीं दिया, मैंने कहा 21 ईयर्स का है, ओके। फादर्स सुरेश है इसके, मदर मनी है, ठीक है। सिटी से सपोज मान लो इंदौर है, ठीक है, हो गया। अब ये पहला बंदा आया, दूसरा बंदा, सीरियल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आया, उसका भी नाम अजय था ना, भाई ध्यान से समझना, इसका भी एज 21 था। अरे बस, तो जब मैंने पूछा कि आई वॉन्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो एक ये की होगी, तो दैट इज कॉलम हो गया, एक नेम कॉलम हो गया। हुज एज, एज इज व्हाट, अगेन कॉलम हो गया, यस, तो हुज एज इज 21, ओके। एंड इसके बाद मैंने बोला सिटी, तो सिटी दोनों की आई इंदौर, दोनों की क्या आई, इंदौर आई, ओके। एंड फादर्स नेम जो था वो महेश था, यहाँ पे मदर्स नेम मनी ही थी, ठीक है ना। मेरी बात अब समझ में आ जाए। अब ये अजय ये भी था, भाई स्टूडेंट हो सकता है, अजय हो 21 साल दोनों हो सकते हैं। इंदौर सिटी ये भी हो सकता है। फादर्स नेम चेंज हो गया था, सुरेश एंड महेश, मदर्स नेम सेम था। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये बोलता है कॉलम और की, तो की इज अ कॉलम, की इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, यहीं पे यूज करते हैं। की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स, तो यहां पे मैंने कितने कॉलम यूज किए। अगर मैं पूछता हूं मेरे को अजय का डेटा दो, मतलब मैंने सिर्फ क्या पूछा, नेम, तो बताओ जरा क्या नेम से मुझे यूनिक अजय के बारे में पता चल जाएगा या दो अजय आएंगे यहाँ पे। अगर मैं नाम पूछता हूँ, नाम में डालता हूँ अजय और सर्च मारता हूँ, तो बताओ मेरे को कितने डेटा मिलेंगे, दो डेटा मिले। तो क्या ये यूनिक वैल्यू दे रहा है, नहीं, क्योंकि इसने बोला था हर एक रिकॉर्ड यूनिक वैल्यू, और अगर अजय के डालने से आपको दो रिकॉर्ड आ रहा है तो ये यूनिक वैल्यू कैसे हुआ, राइट। तो बोला ओके, दो अजय आ रहा है, ठीक है, दो अजय आ रहा है। तो मैंने बोला एज डाल दिया मैंने, तो नेम अजय डाला जिसकी एज 21 ईयर्स है, तो दोनों की 21 आ गई, अगेन दो लोग थे। फिर मैंने बोला अच्छा लोकेशन भी डाल दो, चलो लोकेशन सिटी डाल, बोला जो इंदौर में रहता है, अगेन दो लोग आ गए क्योंकि दोनों ही इंदौर में थे, तो यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा। ओके, देन इसके बाद मैंने बोला मदर्स नेम जिसका मनी हो, तो मनी डाला, तो दोनों के मदर्स नेम मनी थे। फिर तो ये बोला करके नहीं, अभी भी दो रिकॉर्ड आ रहे हैं। फिर इसने फादर्स नेम डाला ना, जब इसने फादर्स नेम डाला तो एक रिकॉर्ड आया, फादर्स नेम में क्या डाला उसने, सुरेश। तो बताओ जरा, पहला रिकॉर्ड है, सेकंड रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड आएगा, सेकंड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, जैसे मैंने आपको टैली में दिखाया था रेंज वाला, आ रहा है बात समझ में, यस बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ये जो नेम था, एज था, लोकेशन था, मदर था, ये चारों जो है ये यूनिक कॉलम नहीं हो सकते, बट ध्यान से समझना, नेम प्लस एज प्लस लोकेशन प्लस मदर, ये यूनिक नहीं है, बट मदर के साथ जैसे ही फादर आ जाएगा, नाउ दीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, की कॉलम, ओके। और अगर यहाँ पे आईडी आप डाल देते, इकलौती आईडी, सिंगल कॉलम आईडी आप डाल देते, अगेन आपको यूनिक रिकॉर्ड मिलता है, यस, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, की कॉलम। तो ये बोलता है सिंगल कॉलम हो या सेट ऑफ कॉलम्स हो, जो क्या प्रोवाइड करता है, कंबाइंड वैल्यू जिसकी यूनिक होगी, दैट कॉलम इज कॉल्ड एज व्हाट, की कॉलम। आई होप आई एम क्लियर, यस। एंड ये किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड आउट व्हाट, यूनिक रिकॉर्ड टेबल। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों, यस ना। तो ये तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में सबसे पहले, अब आप इसको पूरा याद करने के लिए, राइट, क्या क्या आप यूज कर लेना, ओके। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाएगा मल्टीपल टेबल, बस इस शब्द से आपको ये पहला लाइन समझ में आ जाएगा, इट हैज व्हाट, मल्टीपल टेबल विद similar column, multiple table with similar column, with one similar column, ठीक है।
दूसरा बोलता है ईच टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। हर एक टेबल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। डेटा डिफाइन होता है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे फिजिकल स्कीमा की बात हो जाएगी। ओके, और रिलेशनशिप था तो ये लॉजिकल स्कीमा आ जाएगा, दैट इज, तो यहाँ पे रिलेशनशिप ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनशिप से समझ में आ जाएगा। देन रूल्स, 3 रूल्स थे, 3 टर्म्स थे, ये चीजें कवर हो गई। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, की कॉलम था। बस इतनी चीजें अगर आप लिख लोगे तो आपने रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को लिख लिया। ये अपने आप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है वो, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर, और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। क्लियर हो? यस। ना अब आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। नाउ अनलाइक एक्सेल, एक्सेल में अगर आप देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको टच नहीं कर सकते। क्या एक्सेल को, ये इसको आप टच कर सकते हैं? नहीं, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, राइट। तो दिस कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट, इट इज सिंपली अ टेक्स्ट। बट क्या आप इसको टच कर सकते हो? यस, इसको मैं टच कर सकता हूँ। देखो, क्या मैं ये क्लोज को टच कर सकता हूँ? यस, इसको टच करूंगा ये बंद हो जाएगा, बट इसको आप टच नहीं कर सकते। आप कितना भी एंटर कर लो, कुछ नहीं होना उस पर, क्योंकि वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस बना हुआ है दैट इज टेक्स्ट फॉर्म पे बना हुआ। भले ही यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्कीमा है, रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे जो फिजिकल स्कीमा है ये यहाँ पे टेक्स्ट बेसिस पे है, ना कि ऑब्जेक्ट बेसिस पे। बट अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो बैलेंस शीट लिखा हुआ है। ओके, बैलेंस शीट को आप क्लिक नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट। बट अब इसी को अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, इसी को अगर, ओके, यस, इसी को अगर मैं टैली में देखूं, ध्यान से देखना आप, यहां पे मैं क्या देखता हूं, टैली, और अब क्लिक करता हूं दोस्तों, तो ये जो आया, यहां पे जो इंटायर डेटा आ रहा है मेरे पास, ओके ना, ये अगर आप देखो बैलेंस शीट दिख रहा है। अब बैलेंस शीट को अगर मैं एंटर करूं, ओके, तो ये देखो ओपन हो रहा है। बट आप बैलेंस शीट को यहां पे कितना भी एंटर कर लो, कुछ नहीं होने वाला बैलेंस शीट का, क्योंकि ये बैलेंस शीट यहाँ पे क्या है दोस्तों, टेक्स्ट है। बट यहाँ पे बैलेंस शीट क्या था, ऑब्जेक्ट था। समझ में आ रहा है? फिक्स्ड एसेट्स को क्लिक कर सकते, कर सकते। क्या यहाँ पे कर सकते? क्या कैश को क्लिक नहीं कर सकते? क्या यहाँ पे कैश को क्लिक कर सकते हो? यस, करंट एसेट्स में ये कैश एंटर किया, ये आ रहा है, एंटर किया आ रहा है। मतलब आप एंटर करते जाओ, मतलब यहाँ पे क्या है, एक डेटा दूसरे डेटा से क्या है, लिंक्ड है। एक पेज दूसरे पेज से क्या है, लिंक्ड है। आप एक पेज को क्लिक करोगे, आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। बट यहाँ पे मैं अगर कैश को क्लिक करता हूं तो जर्नल एंट्रीज में नहीं, लेजर में नहीं पहुंच रहा। दिख रहा है क्या? अगर मैं बैलेंस शीट, यहाँ पे आप देखो, ये रहा बैलेंस शीट, करंट एसेट्स बैलेंस शीट, यहाँ पे आता हूं मैं। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मैं बिल्कुल यहीं पे, कहीं नहीं जा रहा। बट यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, कैश को, कहां पे पहुंच गया दोस्तों, मैं ट्रायल बैलेंस में पहुंच गया। ये यहाँ पे पहुंच गया, ये दिख रहा है क्या? बट यहाँ पे नहीं पहुंच रहा, बट यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस। इसको फिर से मैं क्लिक किया तो कहां पे पहुंच गया दोस्तों, जर्नल एंट्रीज पे पहुंच गया। क्या पहुंच गया यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज। यस, ये जर्नल एंट्रीज, आपको ये लेजर दिख गया, ये लेजर यहाँ पे आ गया, ये रहा कैश का लेजर पूरा। और जब मैं इसके ट्रांजैक्शन को किसी को एंट्री करता हूं, ये रहा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पे आ गया। यहाँ पे आ रहा है बात समझ में? तो ये जो है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। मतलब आप क्लिक करो, आप पेज पे पहुंच जाते हो, राइट। यहाँ पे हर एक पेज एक पेज से लिंक है। हर एक फिजिकल स्कीमा दूसरे फिजिकल स्कीमा से क्या है, यहाँ पे लिंक है। बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट फॉर्म, बट ऑन द बेसिस ऑफ बटन फॉर्म। यहाँ पे हर एक जो कंटेंट ना, ये जो कमीशन पेड है ना, ये कमीशन पेड तुम्हारा टेक्स्ट है। ये देखो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे कमीशन पेड को आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हर एक डेटा आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज फॉर्म में है, पिक्चर फॉर्म में आप इसको क्लिक कर सकते हो। इट इज नॉट अ टेक्स्ट। समझ में आ रही है? यहाँ पे जितने भी फिजिकल स्कीमा होंगे, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्म में होगा। तो इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में टेक्स्ट को लाने के लिए क्या मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज चाहिए होगा। यस, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगा जहां पे मैं हर एक चीज को क्या कर सकूं, ऑब्जेक्ट बना सकूं। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? बोलो बेटा। यस।
अगर आप ये देखो, ये कॉल आपको लगता होगा ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सब क्या है दोस्तों, ये टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट नहीं, ये बटन्स हैं ना। आप क्लिक करोगे तो आप कहीं पे पहुंचोगे। ये देखो आप यहाँ पे पहुंच गए। आ रहा है बात समझ? तो यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे क्या है दोस्तों, बटन है। और एक्सेल में क्या है, ये सब टेक्स्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, इट इज एन एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। लिख लो फटाफट से। It is extension and expansion of object oriented में बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, it is an extension and expansion of relational database structure। पहला हो गया। दूसरा, it has what, set of objects that is what called as buttons, right? And uses attributes, क्या बोला मैंने, attributes to define every object। clear? yes। तीसरा, it requires, come on, a relationship amongst multiple objects in the form of, come on, 1 to 1, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। 1 to many, many to 1 and many to many relationship, right? ये 1 2 3 मत लिखना, यहाँ पे डैश करना, डैश। फोर्थ पॉइंट आता है, since it uses object to form database, it requires object oriented programming language such as C++, Java, okay, Visual Basics, etc. to create object in the database, right? This structure of database is used, yes, this structure of database is used in 3 areas. Number 1, developing multimedia software, that is Winamp, VLC player, है ना। यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है सब बटन होती है। साउंड बढ़ाना है तो भी बटन है, प्ले करना है तो भी बटन है, रिवाइंड करना है तो कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता। नंबर बी, टू रिपोर्ट डेटा इन चार्ट फॉर्म। चार्ट वगैरह में जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चार्ट भी अगेन इमेजेस है, ओके। एंड थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज टू डिजाइन ऑब्जेक्ट। टू डिजाइन व्हाट, है ना, ऑब्जेक्ट मतलब इमेजेस, ओके, बटन्स, जहां पे आपको ये सारी चीजें बनानी है।
तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ गेम सॉफ्टवेयर, है ना। तो गेम सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज्ड गेम भी आता है कि आप चाहो तो खुद भी आप अपना स्क्रीन बना सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स ऑलरेडी दिए होते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर करके आप वो अपना गेम रेडी कर सकते हो, right? So chess game is also a best example of what object oriented database. Okay, Binance is also example of what object oriented database. VLC player is also an example of what object oriented database. Tally is also an example of what object oriented database. Clear or not clear? Yeah. तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर। आ रहा है बात समझ में? चार स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा था? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, सबसे पहला हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, सेकंड था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, थर्ड इज नेटवर्क डेटाबेस एंड फोर्थ है रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो हायरार्की हो गया, नेटवर्क हो गया, रिलेशनल हो गया एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया। क्लियर? यस। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, बाकी सारी चीजें अपन नेक्स्ट सेशन पे कंप्लीट करते हैं। तो होप सो यू एंजॉयड लेक्चर, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। और अगर इन द केस आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, राइट? जिसके पास नंबर नहीं मैं फिर से लिख देता हूं, आप ये नंबर नोट कर लो और आप अपना डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। 8461988685 व्हाट्सएप नंबर है। आपके जो भी डाउट है आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।